जब कंट्री भयभीत होती है ना तो सबसे पहले सोना खरीदती है। मार्केट में तो अभी ये भी र्यूमर चल रहा है कि सोना का दाम अभी आने वाले समय में और कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कहा कि सोना मत खरीदो और पता चला सेकंड डे में ही सोना आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री के 10 पिलर्स के ऊपर फोकस करना है। तनिष्क, मालाबार, सेनको, जॉय लुकास, कल्याण, ये सभी ये 10 पिलर भी काम कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से फैमिली बिजनेस ही है। आप अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र के साथ अंदर एंटर कर सकते हो। अब ये ना एक बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा होने वाला है जो GMS कहते हैं। जिस तरीके भी सिचुएशन चल रही है तो आने वाले 10 सालों में डायमंड या गोल्ड में से कौन डोमिनेट ज़्यादा करेगा इंडस्ट्री में? डायमंड लोगों का सपना है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोग जब घुसते हैं ना तो उनको लगता है कि वो करोड़पति बन जाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो वो बनने का फॉर्मूला क्या है? ज्वेलरी इंडस्ट्री में करोड़पति बनने का फॉर्मूला आप जब इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हो ना, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आप अपना एक पार्टनर सेलेक्ट करते हो जिसके साथ आप आगे बढ़ते हो। पार्टनर ऐसा भी होता है कि जो आपका अदर काम देख ले, फ्रेंचाइज या फाइनेंस वाला काम आप देख लो, वो कोई और काम देख ले, सेलिंग पर्पस वाला काम देख ले। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, ज्वेलरी इंडस्ट्री की मैं नहीं बात कर रही हूँ, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, तो ये सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपका पार्टनर अगर अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस ख़त्म भी हो सकता है। तो पार्टनर जब आप बनाते हो सर किसी को, तो उसमें सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग क्या देखना चाहिए और कैसा पार्टनर आपके लिए बेस्ट होता है? देखो, पार्टनर की बात करते हैं ना, मेरी कंपनी का नाम ज्वेल पार्टनर है। हम लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो हम पति पत्नी को देखते हैं। लाइफ पार्टनर में क्लैरिटी क्या होती है पता है? रोल एंड गोल की। हर व्यक्ति को अपना रोल पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना गोल पता होना चाहिए, तो पार्टनरशिप टिकती है। अब आप किसी को भी पार्टनर बना लो, अगर आपके पार्टनर का रोल नहीं पता है, जैसे 2 फीमेल मिलके बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आपका पार्टनर विरोधाभासी होना ही चाहिए, उसका एक्सपर्टीज़ अलग होनी चाहिए, उसके रोल अलग होने चाहिए और उसके गोल अलग होने चाहिए। तो जब हमारे बीच में क्लैरिटी की कमी होती है, हम एक ही काम में सब लोग लग जाएंगे तो रिजल्ट पता ही नहीं चलता कि किसके कारण आया है। तो आप जब पार्टनर का चयन करते हो ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ती है कि वो पार्टनर की एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। सबसे सेकंड चीज़ पे आती है कि एक्सपर्टीज़ और स्पेशलिटी पता भी चल गई तो पैसों का मामला आता है। आपको पहले से क्लियर कर देना पड़ेगा कि उसको क्या हिस्सेदारी देनी है। जब हिस्सेदारी क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप ये सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, रोल और गोल अगर आपका क्लियर नहीं ना, तो पार्टनरशिप फिर लाइफ की हो या बिजनेस की हो, वो डूबती ही डूबती है। बिल्कुल। और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती ही नहीं है। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया इंडस्ट्री को लीड कर रही हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंडस्ट्री को लीड कर रही हूँ। जब मेरे पास कोई ज्वेलर्स आते हैं ना, ट्रेडिशनल ज्वेलर्स की मैं बात करूँ, तो वो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को नहीं समझ पाते कि उनके लाइफ में किस तरीके से या उनके बिजनेस में किस तरीके से सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर सकता है टू क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू और एक रेवेन्यू सिस्टम अच्छा जनरेट करने के लिए। आपने बताया कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आप बहुत लोगों तक पहुँचे हो। तो आपको क्या लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलर्स हैं, उनको क्यों सोशल मीडिया पे आना चाहिए? देखो, सोशल मीडिया के बगैर आप अपनी रेंज कैसे बढ़ाओगे? जैसे मैं आप बताता हूँ कि जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि गोल्ड मत खरीदो। तो मुझे लगता है कि मान लीजिए कि मेरे पास 1000 कस्टमर है, इनके स्टेटमेंट के कारण 50% कस्टमर मेरे इम्पैक्ट करेंगे। मेरे पास 1000 कस्टमर, इंदौर में रहता हूँ, इंदौर में मेरे पास मार्केट साइज़ क्या है? 30 लाख लोगों का, उसमें से मेरे पास 1000 ही है ना। अगर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा ये 1000 कस्टमर को 10,000 पे लेके गया और 50% भी रजिस्ट्रेशन आ गया, तो भी मेरे पास 1000 नहीं, अब 5000 कस्टमर हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है या नुकसान है? बस ये अंडरस्टैंड व्यक्ति को करना है। आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में, आपके दुकान के बारे में, आपके ईमानदारी के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में। दूसरा, वहाँ पे 4 तो चौराहे के बाद जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे पता चलेगा? पता तभी चल सकता है सोशल मीडिया के पावर से। मैं आज इंदौर में हूँ और पूरे भारत के ज्वेलर्स मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। तो ये मैं थोड़ी हर गांव में गया हूँ, हर शहर में गया हूँ, हर प्रदेश में गया हूँ, नहीं गया हूँ। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ही तो है, जो उनके घर में, उनके मोबाइल में मैं घुस के उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बहुत प्यार से और आशीर्वाद देते हुए मुझे सुन भी रहे हैं। तो ये पावर सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया आपको एक नए दौर में लेके जाता है।
नए कस्टमर से मिलाता है, नया बिजनेस जनरेट करवाता है। आपके रिसेशन आपके नेटवर्किंग के कारण हो रहा है। आपकी नेटवर्किंग नहीं बढ़ रही है, और नेटवर्किंग बढ़ेगी कैसे? तो सोशल मीडिया द्वारा। नए लोगों से कैसे मिलोगे? तो सोशल मीडिया द्वारा। सोशल मीडिया अपनाना चाहिए, सही सोशल मीडिया पार्टनर भी आपके पास होना चाहिए, तभी होगा। वरना तो वापस वही बात आती है कि अगर पार्टनर के रोल और गोल दोनों क्लियर नहीं है तो वो तो नैया डूबनी फिर है। आपका नया डूबना ही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर कि जो कस्टमर्स आपके पास आता है, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में कस्टमर जाता है, वो क्या वाकई में गोल्ड खरीदने जाता है या आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करने जाता है? क्या एक अपॉर्चुनिटी एक कस्टमर के साथ एक ज्वेलरी इंडस्ट्री के सेल्स पर्सन को या ओनर को देखनी चाहिए? मेरा साहब पर्सनली मानना है कि कोई भी बिजनेस का जो कोर होता है ना, वो विश्वास होता है। कोई कहता है कि ये ब्रांडेड है, तो ब्रांड क्या होता है? विश्वास होता है। तो विश्वास ही आपका बिजनेस को नए मुकाम पे लाता है। अब किसी भी कस्टमर जब आपके दुकान में एंटर करता है और आपने बेचू स्टाइल में उसको माल बेचना शुरू कर दिया, तो कभी भी धंधा नहीं बनेगा। धंधा बनता है 40-20-40 रूल से। 40% क्या होता है? आपको सामने वाले के साथ डीलिंग की ज़्यादा फीलिंग के ऊपर कनेक्ट करना होता है। 20% प्रोडक्ट बेचना होता है, और फिर वापस 14% डीलिंग के ज़्यादा फीलिंग पे कन्वर्ट करना है। तो ये फीलिंग 40%, डीलिंग 20%, और फिर 40% फीलिंग के साथ जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो किसी भी कस्टमर के साथ, तो आपकी आत्मीयता बन जाती है। और जब एक बार विश्वास आ गया ना, तो फिर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं करता है, फिर आपके साथ बिजनेस करते ही जाता है। क्योंकि जब जब वो प्रोडक्ट खरीदना होगा, आपका नाम दिखेगा, आपकी सर्विस दिखेगी, आपका व्यवहार दिखेगा। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपका व्यवहार उसको खरीदने पे मजबूर करता है। तो आपके व्यवहार में दम होना चाहिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोगों को एक बार अगर धक्का लगता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए तो स्ट्रगल तो है ही, थोड़ा धक्का लगता है तो फिर उन्हें लगता है कि शटर डाउन कर देना चाहिए, अब बहुत हो गया, हमने 1-1.5 साल मेहनत कर ली, उस लेवल की चीज़ें नहीं आ रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस भी है, 1 रुपये का आमदनी हमारा पॉकेट में नहीं आ रहा है, तो 1-1.5 साल में ही लोग घबराने लगते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये सारा मनस्थिति का खेल है। हमारे ज्वेलर्स भाई परिस्थिति बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होगा। मन की स्थिति को बदलना पड़ेगा। जिस दिन उन्होंने मनस्थिति बदल दी, तो सारी चीज़ें बदल जाती है। उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप गीता उपदेश देखोगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी के सामने अर्जुन खड़े थे हथियार डाल के, और तब उनसे यही प्रॉब्लम आई थी कि मैं कैसे अपने आप को यहाँ पे सिद्ध करूँ, कैसे लड़ूँ अपनों से। तो कृष्ण जी का बहुत सिंपल था कि तुझे अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे ज्वेलर्स भाइयों का मन ही कंट्रोल में नहीं है। मनी को तो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और मन कंट्रोल करने के लिए कृष्ण जी के उस श्लोक को हमेशा याद करना चाहिए कि अशंशय महाबाहो मनोदुर्नि ग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च ग्रहते। आपको आपका डू और आपका डोंट्स क्लियर पता होना चाहिए। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके निर्णय आपके डू और डोंट्स के ऊपर होने चाहिए। अगर मेरा कोई भी प्रश्न का जवाब मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचाता है, उसमें मैं इन्वॉल्व होऊंगा। अगर नहीं पहुंचाता है तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। डू और डोंट्स क्लियर होंगे तो आप अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। आजकल एआई का ज़माना है, तो क्या ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में एआई उसकी जगह ले सकता है? नहीं, ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो अभी तक तो ऑनलाइन का सेक्टर ही खड़ा नहीं हुआ है। तो एआई तो बहुत दूर की बात है। एआई से ज्वेलर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारी इमेजेस एआई के द्वारा जनरेट की जाती है। उनके पास कोई ज्वेलरी खड़ी है तो उसके ऊपर मॉडल के फ़ोटोशूट कराने हैं, तो ज्वेलर्स का पैसा तो एआई के द्वारा बचना शुरू हो गया है। उनको कुछ कंटेंट लिखना है, एआई पे जाते हैं, टाइप कर देते हैं अपनी भाषा में, और एआई उसको कोई भी भाषा में प्रेजेंट कर देता है और बहुत अच्छे रूप में प्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि एआई के कारण ज्वेलर्स को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। बाकी एआई का भी ज्वेलर्स को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री आज से नहीं, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, हर युग में ज्वेलरी इंडस्ट्री खड़ी है। कभी भी उसको रिप्लेस कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी चीज़ है ना जो इमोशनल कनेक्ट करती है। आपके घर में कुछ सुख के प्रसंग आते हैं तो भी आदमी ज्वेलर्स के पास जाएगा। आपके घर में कोई दुख के प्रसंग आ गए तो भी ज्वेलर्स के पास जाता है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी आप ज्वेलर्स के पास जाते हो। तो ज्वेलर्स हर तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो इसको रिप्लेस कभी एआई करिए, क्योंकि आपको अगर दुख आया तो आप एआई के पास जाके करोगे क्या? आपके घर में सुख आया तो एआई से क्या कर लोगे? तो इसका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल नहीं, मैं तो कहता हूं नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा, बीच में जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स बैठे हुए हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच में, जो ये बोलते हैं कि आप हमारे पास पैसा रख दीजिए, गोल्ड रख दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। एक बीच में इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स को
क्या उस इंडस्ट्री के पास जाना चाहिए या फिर सीधे ट्रेडिशनल ज्वेलर्स के पास जाके जो भी पैसे का लेन देन है या उस हिसाब से चीज़ें उनसे बात करना चाहिए? और ये ज्वेलर सेक्टर वाले भी नहीं समझ पा रहे कि उनका बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो इस सेक्टर्स के लोग लेकर बैठे हुए हैं जो वो कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर? आप जिस विषय की बात करते हो ना उसको मॉर्गेज कहा जाता है, जहाँ पे सोना दे के पैसा लेने का आदान प्रदान होता है। अब इस सेक्टर में ऐसा है ना कि ज्वेलर्स इस सेक्टर में आज से नहीं सदियों से घुसे हुए हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को मायने मतलब कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस नहीं दी उस वाले बिजनेस को। उन्होंने सही लाइसेंसेस इशू नहीं किए, उनको उनके लॉ नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने से पीछे कर दिया। उन्होंने हमेशा धंधे पे फोकस किया, धंधा कैसे किया जाता है ना उसके ऊपर फोकस नहीं किया। आज ज्वेलर्स की अगर बात करें, मुझे लगता है कि मोबाइल के अंदर नया अपडेट भी आता है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि नया फ़ोन खरीदेंगे तब अपग्रेड करेंगे, हम इंस्टेंट अपग्रेड करते हैं। लेकिन ज्वेलर्स ऐसे हैं आज की तारीख में जो अनऑर्गेनाइज है, वो अपने आप को अपग्रेड करने से पीछे छूटे हैं और इसी के कारण ये सारे सेक्टर उनसे छीन के कोई और लेके जा रहा है। ज्वेलर्स अगर अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करें तो जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो वो इंडस्ट्री में भी वो तहलका मचा सकते हैं। और आज भी ऐसा सेक्टर हर सिटी में अवेलेबल है जहाँ पे ज्वेलर्स के पास लोग जाते हैं, अपनी जो ज्वेलरी है वो गिरवे रख के उनसे अपने दुख के समय पे जो पैसों की ज़रूरत होती है वो वहाँ से लेके आते हैं। और ज्वेलर्स बहुत बार ऐसा होता है कि जो कीमत है ना उससे कहीं ज़्यादा कीमत भी दे देता है, क्योंकि वहाँ पे है ना फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, डीलिंग के साथ नहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस अगर इंडस्ट्री को मोस्टली ज्वेलर्स अगर ऑर्गेनाइज्ड कर दे तो इवन अभी बेनिफिट अभी बहुत जो होगा। मोदी जी ने जब स्टेटमेंट दिया ना, यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि अभी एक ना एक बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा होने वाला है जो जीएमएस कहते हैं, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। ये जो ऑलरेडी ये स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन फेल है। ये फेल इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ज्वेलर्स को कनेक्ट नहीं किया, ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर जीएमएस स्कीम के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट ज्वेलर्स को कनेक्ट करके मतलब ज्वेलर्स के माध्यम से अगर इसको फ्लो कराना शुरू कर दे तो ये रिसाइकल वाला जो गोल्ड है जो 25,000 टन हमारे भारत में रखा हुआ है ये अपने आप में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जीएमएस है क्या, जीएमएस काम कैसे करता है? किसी भी व्यक्ति के घर में जो सोना पड़ा है, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी होगा, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इमोशनल और एक होता है सेंटिमेंटल। जैसे मान लीजिए कि बुरी सी बुरी डिज़ाइन लेकिन आपको सगाई के दिन पे दी गई होगी तो आप कभी उसको गलाओगे नहीं। लेकिन बहुत ऐसी ज्वेलरी होती है जो आपको दी गई है जो आप कभी पहनोगे भी नहीं और उससे आपका कोई लगाव भी नहीं है, बस सोना है, वैल्यू दे रहा है इसलिए आपने रखी है। ऐसी ज्वेलरी को गला के ज्वेलर्स के माध्यम को यूज़ करते हुए आपको उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब आपके पास मान लो 100 ग्राम सोना पड़ा है जिसकी आज की वैल्यू 16 लाख रुपया है, तो 16 लाख के हिसाब से नहीं, आपको उसका 2% 3% मतलब आपने उसको गलाई करी, आपने ज्वेलर्स को दिया जो अभी जीएमएस स्कीम के अंतर्गत, तो ज्वेलर्स आपको उस आपके लॉकर में रखे हुए सोने का 2% 3% ब्याज देगा और वापस जब आप मांगोगे तो उस अवधि के बाद वो सोना भी आपको दिया जाएगा। तो ये स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन इसमें ज्वेलर्स इन्वॉल्व नहीं होने के कारण ये स्कीम फेल हुई है, क्योंकि ज्वेलर्स के ऊपर लोगों का भरोसा है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, बहुत सालों से उनके साथ व्यवहार करते आए हुए हैं। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जीएमएस स्कीम के अंदर ज्वेलर्स को इन्वॉल्व किया जाए और इसको आज जो मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए जो उन्होंने एक पहल शुरू करी है तो उस पहल में ये बहुत काम आ सकता है। डायमंड को बहुत ज़्यादा मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही मांगा जाता है, एक अट्रैक्शन के लिए, एक अट्रैक्टिवनेस के लिए तो खरीदा जाता है डायमंड को। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो जिस तरीके भी सिचुएशन चल रही है तो आने वाले 10 सालों में डायमंड या गोल्ड में से कौन डोमिनेट ज़्यादा करेगा इंडस्ट्री में? सदियों से डोमिनेट की बात करें तो गोल्ड ही करता आया है। डायमंड एक इंस्पिरेशन हो सकता है, डिज़ायर हो सकता है, सपना हो सकता है, गोल्ड ज़रूरत हो सकती है। तो ज़रूरत सबसे पहले आती है, सपना बाद में देखा जाता है। तो पहले तो ज़रूरत की मतलब कहते हैं ना नीड एंड वांट, तो आप किस चीज़ के ऊपर पहले जाओगे? तो पहले नीड कंप्लीट करोगे फिर वांट पे जाओगे। तो गोल्ड जो है वो नीड है, डायमंड जो है वांट है। डायमंड लोगों का सपना है कि हाँ मुझे डायमंड की ज्वेलरी पहनूंगा, मैं डायमंड की रिंग्स पहनूंगा या डायमंड के ईयरिंग पहनूंगा। ये सारे सपने हैं, ये सपने तब साकार होंगे ना जब हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी होगी। तो ये अगर डोमिनेशन की बात आती है तो हमेशा गोल्ड ही डोमिनेट करेगा। ओके। एक जो कैश फ्लो और प्रॉफिट होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, लोग इसके डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। कैश फ्लो और प्रॉफिट किस तरीके से लोगों के लिए काम करता है और क्या है ये? कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कैश फ्लो बहुत मायने रखता है। अगर आपके हाथ में पैसा होगा तभी तो आप सस्ता माल खरीद पाओगे। एज ए ज्वेलर्स मुझे अगर
ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर मेरे कस्टमर को बेनिफिट देना है तो मुझे कॉक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कॉक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। जितना माल मैं सस्ते में खरीद पाऊंगा उतना ही मैं कस्टमर को सस्ता दे पाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आज आपको 10% में बेच रहा हूँ और मेरी खरीदी आ रही है 7% की, तो मुझे 3% का मार्जिन मिला, जो जीपी कहता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा। लेकिन यही अगर मुझे आपको 7% में बेचना है और मुझे 3% के मार्जिन पे ही फ्लो करना है तो मुझे परचेसिंग 4% पे लानी पड़ेगी। लेकिन ये सारी सिचुएशन कब बन सकती है? जब आपके हाथ में कैश फ्लो की ताकत होगी। आपके हाथ में कैश होगा तभी तो आप मैन्युफैक्चरर से उस रेट पे लड़ पाओगे और उसका बेनिफिट कस्टमर को दे पाओगे। तो इसीलिए कैश फ्लो अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता है। अगर मार्केट के अंदर कोई भी ऑफर्स, कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपके प्रॉफिट मार्जिन को नहीं ख़त्म करना चाहते हो तो 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, उधारी में मत खरीदिए। सेकंड, मैन्युफैक्चर से खरीदिए, और जब उधारी नहीं होगी तो कैश फ्लो रहेगा आपके पास। मैन्युफैक्चर से कर दोगे तो कम रेट से आएगा। और तब सबसे तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है वॉल्यूम। जब ये दोनों के कारण आपका वॉल्यूम बनते जाएगा तो वॉल्यूम से आपका कॉग्स और सस्ता आ सकता है और आपके वहाँ पे कस्टमर की लाइन लग सकती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोग जब घुसते हैं ना तो उनको लगता है कि वो करोड़पति बन जाएंगे इस इंडस्ट्री में, तो वो बनने का फॉर्मूला क्या है? ज्वेलरी इंडस्ट्री में करोड़पति बनने का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। जिस दिन उसने इन्वेस्ट कर दिया वो करोड़पति हो ही चुका है, क्योंकि गोल्ड का रेट ही आज की तारीख में 1.5 करोड़ प्लस चल रहा है। उसका इन्वेस्टमेंट उसको करोड़पति बना चुका है, बस उसको रियलाइज़ नहीं कि मैं करोड़पति हूँ। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा हमारे सेमिनार्स में मैं कहते आया हूँ कि रईस और अमीर में फ़र्क होता है। गोल्ड इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे रईस हैं, अमीर नहीं है। अमीर है ना लोगों को चूसता है, रईस लोगों को देता है। ज्वेलर्स हमेशा लोगों को देने के लिए आतुर रहा है। आपके सुख में आपके साथ खड़ा रहता है, दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। आप जब भी कुछ हेल्प मांगते हो, आप बताओ ना, आपने कभी भी अपने फैमिली ज्वेलर्स के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको विश्वास है, आपको पता है कि मेरे सुख में भी ये काम आएगा, दुख में भी काम आएगा। तो मैं कहता हूँ जो आपके सुख दुख में खड़ा है वही तो रईस है। बाकी तो अमीर तो मार्केट में बहुत पड़े हैं। बिल्कुल। आज के डेट में लोग गोल्ड और रियल स्टेट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। मतलब जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, रियल स्टेट वाले बोल रहे हैं मोदी जी ने गोल्ड खरीदने से मना किया है, रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कीजिए। और दोनों सेक्टर्स ही हालांकि अलग अलग लेवल पे अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ाया हुआ है और ऑब्वियसली जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है। तो क्या लगता है आपको, गोल्ड या रियल स्टेट? मुझे तो आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई कि गोल्ड के मार्केट प्राइस ओपन है, रियल एस्टेट के मार्केट प्राइस ओपन क्यों नहीं है? क्या गवर्नमेंट देख नहीं पा रही है या देख के अनदेखा कर रही है? आपको भी पता है कि कोई प्रॉपर्टी 40% कच्चे में जा रही है, कोई प्रॉपर्टी में 50% ब्लैक मनी यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है जब इतना ओपनली सब चीज़ चल रही है तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही? क्यों गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है? अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं कि रियल एस्टेट और गोल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए का गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और 1 करोड़ रुपया मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया। कल मेरे बच्चे की शादी है, 6 महीने बाद मेरे बच्चे की शादी है, या घर में कोई प्रसंग आ गया जिसके लिए मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। अब क्या मैं उस प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा बेच सकता हूँ? सेकंड चीज़, क्या अब भी कभी बेच सकता हूँ? तीसरी चीज़, क्या मैं पड़ोसी को बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। ये तीनों चीज़ गोल्ड में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, कोई भी आपको जो लोग नहीं जानते ना वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि उसको पता ही ये गोल्ड है। एक मार्केट में जाना है, 200 रुपये का टेस्टिंग कर लिया, प्योरिटी समझ में आ गई, खरीदना आसान हो जाएगा। आपको पूरा बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बिक जाएगा फटाफट। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आज खरीदे और कल बेचने जाओगे तो शायद नुकसान ही हो जाएगी। गोल्ड आज खरीदा कल बेचोगे शायद फ़ायदा हो सकता है, नुकसान होने का चांस नहीं, क्योंकि करंट मार्केट रेट अपडेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में हमेशा आगे रहेगा। एक ऐसा प्रिडिक्शन जो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली है, 2 साल तक तो भी वॉर की चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे क्या होगा और लग नहीं रहा है कि ये रुकने वाला है, तो क्या लगता है ज्वेलरी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है आने समय में? ज्वेलरी इंडस्ट्री का फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहा है, ब्राइट रहेगा और ब्राइट होते आया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री फ्लो करती है विश्वास के दौर से, और ज्वेलर्स को सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जिस दिन ज्वेलरी इंडस्ट्री में 100% ऑर्गेनाइज हो गया, ये इंडस्ट्री अपने आप में मैं कहता हूँ राज करेगी। क्योंकि 100% जीडीपी में अगर 20% का योगदान ज्वेलरी इंडस्ट्री का बन गया तो मुझे लगता है इतनी बड़ी योगदान जो जीडीपी का वो और कोई इंडस्ट्री दे नहीं पाएगी। तो मेरा आज भी मानना है और हमेशा मानना रहेगा, और मैं तो हमेशा ज्वेलर्स के लिए समर्पित रहता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ आज वो ज्वेलर्स के कारण ही हूँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री के कारण हूँ। तो इसलिए मेरा तो दायित्व भी बनता है। बस मुझे पता है कि बस हमारे भाइयों में एक ही कमी है, वो है अनऑर्गेनाइज होने के कारण की। अगर वो पूरा कर देंगे तो बहुत अलग तरीके से जाएगा।
जब हायर क्लास के लोग या रिच क्लास ऑफ पीपल के लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो वो ब्रांड के पास ज़्यादा भागते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा बेटर दे देंगे हमें, रेदर देन मैं अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर्स के पास जाऊँ, या कुछ ऐसे ट्रेडिशनल चला ही आ रहा है कि रिच लोग अपने ही ज्वेलर्स के पास जाते हैं, लेकिन जो और लोग हैं उन तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसा आपको क्या एक बड़ा डिफरेंस लग रहा है जो वो कर रहे हैं और हम मतलब एक लोकल ज्वेलर नहीं कर रहा है? प्रॉब्लम यह है कि ब्रांड करता है मार्केटिंग, लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाता है, अपने मॉडल को पहुंचाता है, अपनी ज्वेलरी को पहुंचाता है, अपने विश्वास को पहुंचाता है, अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। लोकल ज्वेलर्स वहाँ पे मार खा जाता है। लोकल ज्वेलर्स जो हमारे पारंपरिक ज्वेलर्स हैं, उनको बस अपने सोशल मीडिया पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपनी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा। जैसे एक कस्टमर मेरे दुकान में आया, मैं उससे कुछ बात कर रहा हूँ और उससे मेरी डील हो रही है, तो यही बातें तो हमको सोशल मीडिया पे बोलनी है। हमको सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है। सोशल मीडिया पे हमको वही बात करनी है, जो हमारे पास एक नया कस्टमर आता है तो हम उसका विश्वास जीतने के लिए जो बातें बोलते हैं वही बात तो सोशल मीडिया। अब आपने 100 लोगों से बातें करी, 100 लोग आपके हो गए। आप सोशल मीडिया की पावर पे अगर वही 100 लोग अगर 1000 हो गए, 10,000 हो गए, तो आप सोचो कि आपके पास कस्टमर की कमी होगी नहीं और आपको कभी मंदी छुएगी भी नहीं। हाँ, और ये लोग समझ नहीं पा रहे जिस वजह से हाँ, थोड़ा सा ज्वेलर्स को प्रॉब्लम। समझना, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ ना, प्रॉब्लम ज्वेलर्स के साथ मनस्थिति का है, परिस्थिति का नहीं है। और ज्वेलर्स काम कर रहे हैं परिस्थिति पे, तो ये दोनों में अंतर है। मतलब मैं एक स्टोरी हमेशा कहता हूँ। एक आदमी है ना, पेड़ के नीचे सो रहा था, बाजू में एक बिल था, बिल के अंदर से एक सांप आया और उसने वो आदमी जो सो रहा था ना उसको काटा नहीं, सिर्फ टच किया और वापस भाग गया अंदर। और उतने में चूहा बाहर आया। अब वो आदमी ने जब चूहे को देखा तो उसने चूहे को डांटा, कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और चूहा अंदर चला गया। अब चूहे अंदर जाने के बाद है ना, बिल में जाने के बाद उसको सोच आई कि इसने मुझे क्यों बोला, अब तो मैं इसको काट के दिखाऊंगा। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे गाली पड़ी, अब मैं बाहर जाके इसको काटूंगा। वो बाहर आया और उसने आदमी को काटा और आदमी जग गया। और आदमी जैसा जगा, लेकिन जैसे जग के वो देखने की कोशिश कर रहा था तब तक चूहा चला गया था और वो सांप बाहर आ गया था। तो आदमी ने उसको देख के बेहोश हो गया। अब बताओ कि आदमी बेहोश क्यों हुआ, चूहे के कारण या सांप के कारण? सांप के कारण। ना सांप के कारण हुआ ना चूहे, क्योंकि सांप ने तो काटा ही नहीं है। हाँ, डर के कारण एक। ये उसकी मनस्थिति के कारण हुआ। हाँ। उसने सोच लिया, मान लिया, इसके कारण हुआ। तो हमारा ज्वेलर्स कम्युनिटी में ज्वेलर्स भाई आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो उनकी मनस्थिति के कारण है। ये वो एक्चुअल परिस्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। और अगर उन्होंने मनस्थिति पे काम करना शुरू कर दिया तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल। वेडिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है गोल्ड सेक्टर्स के लिए, ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए। तो उसमें जो अभी चीज़ें चल रही है, जो गोल्ड इन्फ्लेशंस चल रहा है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है? ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में अगर हम ओवरऑल देखने की कोशिश कर रहे हैं वेडिंग सीज़न को लेके, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आएगा अभी। क्योंकि जब एक ट्रेंड चेंज होता है ना, पहले ट्रेंड था नया गोल्ड खरीदना बेचना, मोदी जी ने कहा कि आप नया गोल्ड मत खरीदो। तो जब कोई भी ट्रेंड बदलता है तो थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। मैं कहता हूँ उस डाउनफॉल पे अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, अवसर को ढूंढने की ज़रूरत है। आपदा तो आ चुकी है। आप नरेंद्र भाई मोदी के स्टेटमेंट को नहीं बदल सकते, हमको उनका विरोध करने का कोई अधिकार भी नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई है। उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बैंड लेके नहीं आया कि आपने अगर गोल्ड खरीद लिया तो हम आपको जेल में डाल देंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपने तरफ से, जो देश को हित में जो उनको लगा उन्होंने दिया। अब वो हमारे लिए अगर आपदा है तो हम उसको अवसर में चेंज करने की कोशिश करें और नए नए अवसर मिलते रहेंगे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये वेडिंग का जो सीज़न है, तो अब लोगों का मनस्थिति ये है कि अभी फ़िलहाल जितनी ज़रूरत है उतना पहले ख़रीद लेते हैं और जैसे जैसे ट्रेंड फ्लो में आता जाएगा फिर वापस ये इंडस्ट्री बूम करेगी। तो उतार चढ़ाव तो आते हैं, जैसे दिन आया रात भी आएगी, तो अगर रात आई है तो दिन भी फिर आने वाला है। अच्छा, सिर्फ ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर कर के लोग ना, मतलब मैंने देखा है लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कि ज्वेलरी रख के फिर उससे पैसे निकाल करके फिर कुछ बड़ा बना लेना, और कुछ समय तक ज्वेलरी फिर उसके लिए पैसे देना, फिर ज्वेलरी निकाल लेना, और ज्वेलरी फिर बेच कर फिर घर ले लेना। ये सारी चीज़ें बहुत चलती है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली इसका कैलकुलेशन नहीं समझ पाता है, इसलिए उसे लगता है कि सिर्फ मैं ज्वेलरी लेके रख लेता हूँ, हमारे शादी में काम आ जाएगा और दुखों में काम आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप बहुत करीबी से ज्वेलरी सेक्टर्स को जानते हो, आप खुद उसमें हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर आप ज्वेलरी में अगर आप पैसा लगाते हो तो फाइनेंशियल लेवल पे भी आपको बहुत हेल्प करता है। लाइक रियल स्टेट, जब आप एसोसिएट बनते हो, चीज़ों को करते हो, तो आप एक फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन गेन करते हो। तो सर, इस सेक्टर को मिडिल क्लास वालों को आप कैसे समझाते हैं?
मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास खर्चे को कंप्लीट करने के बाद पैसा बचेगा तब वो इन्वेस्टमेंट में डालता है। मैं कहता हूँ थोड़ा माइंडसेट चेंज कर लो, पहले इन्वेस्टमेंट कर लो। मतलब आपकी जो भी आवक है ना उसका 10% 20% इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दो। अब वो 20% का इन्वेस्टमेंट कहाँ डालोगे, तो मैं कहता हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। अब क्योंकि गोल्ड आज की तारीख में ओवरऑल जो डाटा कह रहा है वो यही कह रहा है कि बहुत नए फ्लो पे जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। सालाना आप कहीं एफडी करोगे तो 7% मिलेगा, शायद आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करोगे 10-12% मिलेगा। लेकिन गोल्ड ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। सेकंड चीज़, जीएमएस जो स्कीम आएगी गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत अगर ज्वेलर्स को इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं तो आप अपने घर में रखे हुए गोल्ड को भी इंटरेस्ट के रूप में ले सकते हो। मतलब आपका ही गोल्ड आपका ही रहेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये स्कीम भी अगर ऐड ऑन हो जाएगी तो मुझे लगता है मिडिल क्लास लोगों के लिए अपर क्लास होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड आपको थोड़े समय में अपर क्लास बना देगा। क्योंकि गोल्ड के रेट जो हिसाब से बढ़ रहे हैं वो हिसाब से पहले गोल्ड के रेट में मारुति आती थी, आज गोल्ड के रेट में आपको BMW की 7 सीरीज आ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड आपके लिए कितना फ़ायदा कर सकता है, आपके सारे सपने को साकार कर सकता है। गोल्ड आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए सक्षम है। अब जो एक सिटी गोल्ड कहते हैं और उस तरीके से जो कुछ गोल्ड्स आ रहे हैं आजकल, जो औरतें हैं मिडिल क्लास की वो ये सोच रही है कि हम वो ले लेते हैं, वो भी तो गोल्ड जैसा ही दिखता है, दिखाना ही तो है। तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है जो सुनने में आता है, जो लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो क्या जब अगर सोना महंगा होगा, जो अभी हो रहा है, और चीज़ें महंगी होगी, तो क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री को, रियल ज्वेलरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट कर सकती है? मुझे बताइए कि अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट ने अमिताभ बच्चन को कितना इम्पैक्ट किया। बिल्कुल भी नहीं। अमिताभ बच्चन उसके सुनने की ऑडियंस अलग है, उसके डुप्लीकेट को सुनने की ऑडियंस अलग है। कमा दोनों ही रहे, कुछ कम कमा रहा है, कुछ ज़्यादा कमा रहा है। एक देखो, रियल चीज़ है तभी तो डुप्लीकेट आई। आदमी नकली पहन के भी क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने असली पहना है, लेकिन आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहन कौन रहा है। अगर आपका स्टेटस वैसा बन चुका है, आप नकली पहन लोगे तो भी असली दिखेगा, और अगर आपका स्टेटस नहीं बना हुआ है तो आप असली भी पहन लोगे तो भी नकली दिखेगा। बेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल ने लोगों के डिज़ायर पूरे किए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो चीज़ नहीं कर पाता है वो सपने साकार आर्टिफिशियल करता है। सेम अगर हम बात करें तो आज रियल डायमंड और सीवीडी का भी तो ये डिफरेंस है। जो लोग रियल डायमंड नहीं पहन पाते हैं वो आज सीवीडी डायमंड पहन रहे हैं। लेकिन दोनों के कंडीशन में अगर आप देखोगे, अभी देखो डायमंड इंडस्ट्री की बात करें या गोल्ड इंडस्ट्री की बात करें, दोनों इंडस्ट्री अपने तरीके से फ्लो कर रही है। मिडिल क्लास को अंडरस्टैंड क्या करना है कि उसके जेब में कितना पैसा है, उसको क्या खरीदना है, और अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो डिज़ायर पूरा करने के लिए क्या करेगा, उसके आर्टिफिशियल सेक्टर पे जाएगा। अगर उसके बाद डिज़ायर पूरे करने, आपके पास अगर पैसा है तो आप आर्टिफिशियल में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो जिसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है इसलिए तो आर्टिफिशियल पे जा रहा है। जिस दिन उसके पास आ गया वो ये पहन के भी यही सोचेगा, देख ये मैंने भले आर्टिफिशियल पहना है लेकिन जिस दिन मेरा पैसा भर जाएगा ना, मैं यही चीज़ सोने में खरीदूंगा। तो ये सपना है और हर व्यक्ति अपने सपने को साकार करने के दौड़ में लगा हुआ है। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज आप 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने बताया कि आपने ही शुरुआत की है अपने घर में सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने की, आप सेमिनार्स भी कर रहे हो। आपको लगता नहीं है कि आपके लेवल पे कोई खड़ा हो जाएगा तो एक कॉम्पिटेंसी वाली भावना हो जाएगी जो बाकी ज्वेलर्स में होता है? आपको क्यों लगता है कि बाकी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें? मतलब अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें? आप उनको किस लेवल पे लेके जाओगे, जबकि हालांकि आप खुद अपने आप को उस लेवल पे लेके जा रहे हो? तो एक होता है ना कि ह्यूमन टेंडेंसी, एक जलन वाली भावना। आपकी बात से मेरे को तो डर लग गया कि मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। लेकिन सच ये नहीं है। सच क्या है, मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन कंपटीशन को हराना नहीं है, मेरा मिशन है ज्वेलर्स को ऑर्गेनाइज करना। आज मैं अकेला इस लाइन में खड़ा हूँ, मैं ज्वेलर्स को ऑर्गेनाइज करने की दौड़ में हूँ। मेरा अगर कोई साथी बन जाएगा तो मेरा मिशन जो समय लगने वाला था वो थोड़ा और कम समय में पूरा हो जाएगा, और तीसरा आ जाएगा तो और जल्दी। तो मैं तो कह रहा हूँ, देखो आज मैंने मेरे मिशन को लेके, मेरे गुरुजी ने और मेरे पिताजी ने जो मुझे सौगंध दिलाई है कि मैं गेहूं की रोटी नहीं खाऊंगा जब तक पूरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं हो जाएगी, मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं ब्रेड आइटम नहीं खाऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी बंद क्यों हैं? क्योंकि इंडस्ट्री जिस दिन ऑर्गेनाइज होगी मैं सब चालू कर दूंगा। अब मैं अगर आपकी थाली में रोटी देख रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा मिशन बाकी है। अब वो मिशन पूरा करने के लिए मेरा और एक साथी खड़ा हो रहा है, और ऐसे 10 साथी खड़े हो रहे हैं, तो मेरा मिशन मेरे करीब आ रहा है। तो इसकी मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे तो खुशी होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका मिशन क्या है।
इसलिए तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति को अपना मिशन तय करना पड़ेगा कि वो क्या मिशन से चल रहा है। कॉम्पिटिटर से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, कस्टमर पे फोकस करो। जिस दिन कस्टमर आपका प्रमोटर बन जाएगा ना, इंडस्ट्री के बाप आप ही रहोगे। बिल्कुल। अ, एक और छोटा सा सवाल आपकी इसी सवाल से मेरा निकला है कि जो जवाब आपने दिया मेरे सवाल का कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे 3 पिलर हैं, 3 पिलर सिर्फ, जिसके सहारे कस्टमर्स आपके पास टिक जाते हैं। अगर कोई एक आपके पास कस्टमर आता है वो हमेशा के लिए आपका ही कस्टमर बन जाता है और आपको फिर छोड़ता नहीं है। और इन चीज़ों पे जो ज्वेलरी इंडस्ट्री वाले हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। और आप जो सेमिनार्स में भी बताते हैं और लोगों को आप चीज़ों को सिखा रहे हैं, मैं बता दूं कि सर सालाना कम से कम 40 सेमिनार्स लेते हैं। आप इनके सोशल मीडिया पेज पे भी जाके देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं कि आप सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री ही नहीं, अगर आप किसी और इंडस्ट्री से भी हैं और अगर आपने इन बातों को सीख लिया तो आप अपने सेक्टर में कमाल करेंगे। तो सर ऐसे कोई 3 बातें जो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के लोगों को समझना चाहिए कस्टमर्स रिटेंशन के लिए? कस्टमर रिटेंशन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को समझना चाहिए कि कस्टमर जो है ना, उसको काटना नहीं है। कॉरपोरेट माध्यम से अगर हम देखा जाए तो हर ज्वेलर्स को पहले तो ये सोचना चाहिए कि जैसा कस्टमर आया वैसा तिलक मत करो। आपके रेट को फिक्स करो और फिक्स के साथ रीजनेबल रखो। कस्टमर को देखो, आपका कस्टमर कौन है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और उसके रिलेटेड आपके पास जो स्टॉक है, जो ज्वेलरी है, वो कस्टमर को कौन से भाव में लेने पे मजबूर कर देगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड चीज़ आती है कस्टमर के सर्विस एरिया। आपने एक बार माल बेच दिया, उसके बाद कस्टमर अगर कोई प्रॉब्लम को लेकर अगर आपके पास आता है तो उसको टेक केयर करने की कोशिश करो ताकि कस्टमर के दिमाग में ये बैठ जाए। देखो कस्टमर है ना, 2 चीज़ हमेशा मांगेगा आपसे, उधारी और डिस्काउंट। इसको इग्नोर कर लो, बाकी जितनी भी चीज़ें ना उसकी टेक केयर कर लो। मैं तो कहता हूँ, जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को हमेशा कहता हूँ कि आप है ना मेरे हाथ और पैर काट दो। उसका मतलब ये है कि मेरे को आपकी हर चीज़ की आदत पड़ जाए। तो जिस दिन मुझे आपकी आदत पड़ गई ना, मैं आपकी इंक्रीमेंट को रोक नहीं पाऊंगा, मैं आपके ग्रोथ को रोक नहीं पाऊंगा, उल्टा आपके जाने का मुझे डर लग जाएगा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कस्टमर के साथ करो। कस्टमर छींक खाई जाए ना, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, खांसी आ जाए, तो पानी का ग्लास, रुमाल सब रख लो, उसको लगना है। और वो किसी और के पास जाए और वो देखे यार मेरे अभी भी खांसी आई तो कोई आया भी नहीं पानी लेके, वो ज्वेलर्स था। उस फोकस के साथ देखो, मतलब कस्टमर की ईच एंड एवरीथिंग, एवरी नीड को कंप्लीट करो। वो अगर आपकी दुकान में आया है ना, उसने आपसे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट तो एक बार बेचा, लेकिन आपने सर्विस दे दी ना, तो ये प्रोडक्ट बार बार खरीदने आएगा। खुद तो आएगा, 4 लोगों को और लेके आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर सर्विस एरिया, कस्टमर सेंट्रिसिटी। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी सेंट्रिसिटी पे काम किया, सबसे हाई पे चार्ज कर रहा है, उसके बाद भी उसका कस्टमर डेटाबेस बना हुआ है। आप सस्ता बेच रहे हो इसलिए आपके पास कस्टमर है, ऐसा मत मानो। आप सही बेच रहे हो ना, इसलिए कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो सही बेचना जरूरी है, सस्ता बेचना जरूरी नहीं है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक नई इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीज़ें होती है। और मैं भी अभी किसी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाऊंगी, ज्वेलरी शॉप पे जाऊंगी, तो मैं देखूंगी कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है या नहीं। और नहीं हो रही है तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपका वीडियो देखे। सो आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर। आई होप कि जिस मिशन के लिए आपने कुछ चीज़ों को त्यागा है, जो लोगों की ज़रूरत होती है, डेली नीड होती है, वो मिशन आप सक्सेसफुल बने। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ और अगर आपके गुरु हैं आपके साथ तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। थैंक यू सो मच आने के लिए। और अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो चैनल का लिंक, उनका नंबर, उनके बारे में डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप चाहते हैं कि सर को और आप सुने, उनसे और चीज़ों के बारे में जानकारी ले, तो नीचे दिए गए मेल पर आप DM भी कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।